डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में मांग के चैप्टर में मांग के प्रकार कि मांग कितने प्रकार की होती है और मांग को किस प्रकार से मापा जाता है। इससे पहले हमने कल ये देखा था मांग होती क्या है, मांग कहते किसे हैं। विस्तृत से कल के वीडियो में बताया गया कि किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को जो मूल्यों के बदले में हो उसे मांग कहते हैं। मांग के लिए आवश्यक है प्रभावपूर्ण इच्छा, मांग के लिए आवश्यक है साधन और मांग के लिए आवश्यक है समय तत्व। इन सब को मिला के मांग बनती है। अर्थशास्त्र में मांग से अभिप्राय उस प्रभावपूर्ण इच्छा से है जो मूल्यों के बदले में मांगी जाती है। इसी कंसर्न में आगे आज हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मांग कितने प्रकार की होती है। अर्थशास्त्र में मांग के 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 मूल्य मांग, जिसे हम कीमत मांग कहते हैं। दूसरी आय मांग और तीसरी आड़ी तिरछी मांग। कीमत मांग या मूल्य मांग होती क्या है? वह मांग जो मूल्यों के कम ज़्यादा होने पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा कम और ज़्यादा होती है। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता द्वारा ज़्यादा मात्रा मांगी जाती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। अर्थात किसी भी वस्तु की मांगी गई मात्रा का निर्धारण जब कीमत के द्वारा होता है तो हम उसे कीमत मांग कहते हैं। मैंने इसमें पूरा बिल्कुल संकेत करके समझाया है। यदि प्राइस अप जाएगी तो क्वांटिटी नीचे आएगी, यदि प्राइस नीचे जाएगी तो क्वांटिटी ऊपर जाएगी। यह समझाने की कोशिश की है कीमत मांग में कि कीमत मांग में जो कुछ भी होता है वो कीमत में कमी हुई या वृद्धि हुई, जिस दिशा में कीमत में परिवर्तन हुआ है उसके विपरीत दिशा में मांग में प्रभाव पड़ेगा। कीमत यदि कम होगी तो मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, कीमत यदि ज़्यादा हो जाएगी यानी कीमत बढ़ जाएगी तो मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी। उसे कीमत मांग या मूल्य मांग के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात करेंगे आगे डिटेल में और बता रहे हैं इनके बारे में, यहाँ इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहा हूँ। आय मांग। आय मांग वह मांग होती है जहाँ बाजार में 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक होती है अच्छी और उत्कृष्ट वस्तुएं, दूसरी होती है घटिया और गिफिन वस्तुएं। तो अच्छी वस्तुओं की जो मांग होती है, जिनको अपन उत्कृष्ट वस्तुएं कहते हैं, अच्छी वस्तुएं बाजार में जो होती हैं, उन वस्तुओं की मांग आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी और आय के घटने के साथ साथ घटेगी। ये आय के विपरीत दिशा में नहीं चलती है, ये हमेशा पॉजिटिव या सकारात्मक संबंध के रूप में चलती है। देखिए, आय बढ़ी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आय घटेगी तो क्वांटिटी घट जाएगी। दोनों के बीच में सीधा सीधा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन नहीं होता, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो अच्छी वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, आय घटेगी तो अच्छी वस्तुओं की मांग भी घटेगी। तीसरी होती है आड़ी तिरछी, या वह मांग जो एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने के कारण वाई वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आड़ी तिरछी मांग कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की वस्तुएं होती है। एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं, जिसके बारे में कल भी मैंने परिचर्चा की थी, और दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो एक्स वस्तु यदि उपलब्ध नहीं है तो वाई वस्तु उसका स्थान ले लेती है। जैसे हम गए, हमने कहा पेप्सी देना, भैया पेप्सी नहीं है, हमने लिम्का ले ली। हमने मिरिंडा मांगी, मिरिंडा नहीं मिली और हमने कोका कोला ले ली। ये स्थानापन्न वस्तुएं होती है जिसमें एक्स वस्तु यदि मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो वाई वस्तु उसका स्थान ले लेती है। जबकि पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुएं इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिसमें यदि एक्स वस्तु मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो वाई वस्तु प्रयोग में नहीं लाई जाएगी। यदि कार में पेट्रोल नहीं है तो कार किसी काम की नहीं, और यदि पेन में स्याही नहीं है तो पेन किसी काम की नहीं, और अगर चाय के लिए दूध नहीं है तो चाय बनेगी नहीं। तो इसी प्रकार से एक्स वस्तु यदि उपलब्ध नहीं है तो वाई वस्तु को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे हम कहेंगे पूरक वस्तुएं। तो स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की मांग जो है, तो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग तो एक दूसरे के विपरीत चलती है और पूरक वस्तुओं की मांग भी एक दूसरे के पैरेलल चलती है। अब इन सारी मांग के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीमत मांग, मूल्य मांग होती क्या है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही कीमत में परिवर्तन होगा और कीमत में परिवर्तन हो जाने के कारण जो मांगी गई मात्रा पर प्रभाव पड़ता है वो कीमत मांग कहलाती है।
हमने लिखा है कीमत मांग से तात्पर्य वस्तु की उन मात्राओं से है जिसमें निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है, यदि अन्य बातें समान रहे। यह एक लाइन आई है, अन्य बातें समान रहे। ये टेल एंड तक इकोनॉमिक्स में चलेगी और आगे भी आएगी और पीछे भी आई थी। अन्य बातों का अर्थशास्त्र में सीधा सीधा मतलब है कि यदि हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं और उसके बदले में हम कीमत चुकाते हैं तो उससे रिलेटेड जो इफेक्टिंग फैक्टर्स है, जैसे उपभोक्ता की आय है, फैशन है, मौसम है, रुचि है, आदत है, ये अपरिवर्तित रहनी चाहिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आदत बदल गई, उपभोक्ता की फैशन बदल गई, मौसम बदल गया, रुचि बदल गई, तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। तो इन नियम की पहली शर्त यही है कि अन्य बातें समान रहे। अन्य बातों का मतलब आदत, फैशन, मौसम, रुचि और आय है। यदि हम कीमत की बात करें तो यही बात जब हम आय के कंसर्न में करेंगे तो उस समय आय में परिवर्तन होगा लेकिन कीमत को स्थिर माना जाएगा। तो अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उसकी मांग कम हो जाएगी और वस्तु की कीमत घट जाने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी। उल्टा चलेगा, यानी कीमत जो है वो यदि प्लस में जाएगी तो मात्रा माइनस में जाएगी। इसका उल्टा, कीमत यदि माइनस में जाएगी तो मात्रा प्लस में जाएगी। कीमत और मात्रा एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में काम करेगी, उसे हम कीमत मांग कहते हैं। कीमत मांग के अंतर्गत एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना, परिवर्तन दोनों हो सकते हैं, प्लस और माइनस। अगर पॉजिटिव यानी बढ़ते हैं तो मात्रा घटेगी, अगर घटते हैं तो मात्रा बढ़ेगी। हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, या आप डायग्राम को ढंग से देखिए। ये O है, X, Y, ये एक डिमांड कर्व बनाया गया है। प्राइस जब P1 थी तो क्वांटिटी Q1 थी। प्राइस जब बढ़ गई तो मात्रा घट गई। इसी डायग्राम्स को मैं वापस एक बार बना के दिखाता हूँ आपको। ये डिमांड की लाइन है, ये O है, ये X है, ये Y है। इधर नीचे हमने मात्रा को लिया है और इधर हमने प्राइस को लिया है, मूल्य को लिया है। यदि किसी वस्तु की प्राइस OP है तो OP होने के कारण उसकी मात्रा OQ होगी। यदि प्राइस बढ़ जाती है यानी प्राइस P1 हो गई तो प्राइस के P1 हो जाने के कारण क्वांटिटी Q1 हो गई। हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि प्राइस P से P1 हुई तो क्वांटिटी Q1 से Q हुई, यानी प्राइस बढ़ी तो मात्रा घटी। उल्टा, यदि हम ये कहें कि प्राइस पहले P1 थी, घट गई, तो मात्रा पहले Q थी अब Q1 हो गई। मूल्य में परिवर्तन होने पर अर्थशास्त्र में सबसे टिपिकल चीज क्या होती है कि जो बात हम बोलना चाहते हैं, जो बात हम लिखना चाहते हैं, वो बात हमें चित्र में प्रदर्शित करके समझानी होगी। आपने सिर्फ पैराग्राफ लिख दिया और चित्र नहीं बनाया, आप उस चीज़ को चित्र में नहीं समझा पा रहे हैं, तो आपको जितने नंबर मिलने चाहिए उसके आधे नंबर ही मिलेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि जो बात आप कहना चाहते हैं, जो बात आप समझाना चाहते हैं, उसी बात को चित्र के द्वारा भी समझाना होगा। मैं एक बार वापस इसको समझाता हूँ कि यदि कीमत में परिवर्तन होता है, ये एक डिमांड की लाइन है। डिमांड की लाइन सीधी भी हो सकती है, घुमावदार भी हो सकती है। ये OX पे मात्रा को लिया गया है, इधर प्राइस को लिया गया है OY पे। अगर किसी वस्तु की प्राइस OP है, यहाँ प्राइस है, तो इसकी क्वांटिटी यहाँ आएगी। यदि प्राइस घट जाती है, P1 हो जाती है, तो क्वांटिटी घट के Q1 हो जाएगी। ये पहले E बिंदु पर हुआ, फिर E1 पर हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांगे जाने वाली मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव जो मूल्य के विपरीत दिशा में होंगे, मूल्य अगर प्लस में होता है तो ये माइनस में होंगे, मूल्य अगर माइनस में होता है तो ये प्लस में होंगे, उसे हम मूल्य मांग या कीमत मांग कहते हैं। चित्र में बना के समझाया गया है। ओके, आगे आता है, आगे है आय मांग। आय मांग में हमने सिर्फ अच्छी वस्तुओं को ही दिखाया है, घटिया और गिफिन वस्तुओं को नहीं दिखाया है, उसको अलग से चल के पीछे दिखाएंगे आपको। आय मांग, आय मांग में बिल्कुल क्लियर कट है कि जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, यानी आय जब प्लस होगी तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा भी प्लस होगी।
अगर उपभोक्ता की आय माइनस हो जाती है तो उसकी मात्रा भी माइनस हो जाती है। आय के बढ़ने के साथ साथ जो मांग बढ़ती है और आय के घटने के साथ साथ जो मांग घटती है वो आय मांग कहलाती है। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो और उसके फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं में परिवर्तन आय मांग कहलाता है। अर्थात यह उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की मांगी गई मात्रा के संबंध को व्यक्त करता है। जर्मनी अर्थशास्त्री ने इसे एंजिल वक्र के नाम से किया है, ये ध्यान रखना। अब परीक्षा में 4 नंबर का 7 नंबर का प्रश्न पूछता है, एंजिल वक्र किसे कहते हैं? तो आय मांग को एंजिल वक्र के नाम से जाना जाता है। जो हमेशा जो डिमांड कर्व बनता है, हमेशा जब तक अपन डिमांड कर्व बनाते हैं ऐसा बनाते हैं, लेकिन जब अपन को आय मांग को समझाना होगा तो इसी को मांग की रेखा को पूर्ति की तरह बनाना होगा। जो पूर्ति की रेखा बनती है हमारी, उस तरह से बनाना होगा, इस तरह से बनाना होगा। इस तरह से बना के ओ एक्स, इधर हम दिखाएंगे मात्रा को और इधर हम दिखाएंगे आय को। अब हम ये कहना चाहते हैं किसी उपभोक्ता की आय अगर ओ पी थी तो उसकी मांगी गई मात्रा ओ क्यू थी। आय जैसे बढ़ के P1 हो गई, मांगी गई मात्रा बढ़ के भी Q1 हो गई। आय बढ़ेगी, ये आय P से P1 हुई, मात्रा Q से Q1 हो गई। आय के बढ़ने के साथ मात्रा बढ़ेगी, आय के घटने के साथ मात्रा घटेगी, ये आय मांग कहलाती है। आय मांग आय के पॉजिटिव अप्रोच में चलती है। आय अगर प्लस है तो ये भी प्लस होगी, आय अगर माइनस है तो ये भी माइनस होगी। तीसरी है आड़ी तिरछी। आड़ी तिरछी में 2 प्रकार की वस्तुओं को समझाया गया है, जिसमें एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वाई वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ेगा। तो बाजार में वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो अन्य बातों के समान रहने पर स्थानापन्न वस्तुओं की मांगी मात्रा भी बढ़ जाएगी। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो वाई वस्तु की मांग बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी मैं आपको बढ़ा के समझाता हूं। तो यह सकारात्मक परिवर्तन होगा। ये देखिए किस प्रकार से होगा। ये ओ एक्स, इधर ली हमने मात्रा ली हमने एक्स वस्तु की, और इधर लिया हमने मूल्य लिया हमने वाई वस्तु का। ठीक, ये डिमांड का कर्व बना है इस तरह से, जैसे आय में बनाया था सेम वैसे। अगर वाई वस्तु की कीमत कम है तो एक्स वस्तु की डिमांड भी कम होगी। अगर वाई वस्तु की कीमत बढ़ गई तो एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। वाई वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है, कीमत बढ़ती है वाई वस्तु की और मांग बढ़ती है एक्स की। कैसे बढ़ती है मैं एक उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूं। मान लीजिए 10 रुपए में एक पेप्सी मिलती है और 100 इकाइयाँ प्रतिदिन बेची जाती हैं। अब पेप्सी की कीमत 11 रुपए हो गई। पेप्सी ने अपनी कीमत बढ़ा दी तो एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी। ये एक्स वस्तु है, उसकी कीमत में वृद्धि हुई है। एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, अब 11 रुपए हो गई। अब 11 रुपए कीमत हो जाने के कारण उसकी मांग 90 रह जाएगी। अपन एक्स वस्तु की कीमत की तुलना वाई वस्तु की मांग से करते हैं। तो जब कीमत एक्स की ये थी तो वाई की मांग 100 इकाइयों की थी। जैसे ही एक्स की कीमत बढ़ी, वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, ये 110 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पहले भी 10 रुपए में बिक रहा था, आज भी 10 रुपए में बिक रहा है। तो वाई वस्तु की डिमांड का घटना बढ़ना एक्स वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। दूसरे हिसाब से वापस समझा दूं, जब पेप्सी 10 रुपए में मिल रही थी, फिर जैसे ही पेप्सी 11 रुपए में मिलना शुरू हुई तो उसकी जो स्थानापन्न वस्तु कोका कोला मार्केट में पहले भी 10 में बिक रही थी, अभी भी 10 में बिक रही है, उसकी मांग बढ़ेगी। क्यों? उसकी मांग इसलिए बढ़ेगी क्योंकि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई है। एक्स वस्तु की कीमत के बढ़ जाने के कारण वाई वस्तु बाजार में सस्ती नजर आएगी। तो कीमत तो बढ़ी एक्स की और मांग बढ़ी वाई की। क्यों? क्योंकि वो प्रतिस्थापन वस्तु है, और प्रतिस्थापन वस्तु में इस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है कि एक वस्तु की कीमत यदि कम होती है तो दूसरी वस्तु सस्ती नजर आती है। इस प्रकार से इस चित्र को समझाने की कोशिश की गई। ये थी स्थानापन्न वस्तु। अब अपन बात करेंगे प्रतिस्थापन वस्तुओं की, पूरक वस्तुओं की।
पूरक वस्तुएं इस प्रकार की वस्तु होती है जिसमें एक्स वस्तु अगर उपलब्ध नहीं है तो वाई वस्तु प्रयोग में नहीं लाई जाएगी, जैसे कार के लिए पेट्रोल। अब इस चित्र में यह समझाया गया है कि यदि पेट्रोल की कीमत है, ये कार की मांग है। पेट्रोल जब सस्ता था तो उसकी मांग ज़्यादा थी, पेट्रोल जब महंगा हो गया तो उसकी मात्रा कम हो गई। पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है एक्स वस्तु और वाई वस्तु को इस प्रकार से हमने समझाया। सिंपल डिमांड कर्व है, ये ओ है, ये एक्स है और ये वाई है। और हमने ये समझाया है कि ये प्राइस है, इसकी प्राइस जब कम थी तो मात्रा ज़्यादा थी, प्राइस जैसे ही ज़्यादा हो गई मात्रा और कम हो जाएगी। प्राइस के बढ़ जाने पर मात्रा विपरीत दिशा में काम करती है। ये थी 3 मांगें, पहली कीमत, दूसरी आय, तीसरा आड़ी तिरछी। फिर बात आती है अन्य मांगों की। अन्य मांगों में सबसे पहला है संयुक्त मांग। संयुक्त मांग में कोई चित्र नहीं बनाना है, 2 नंबर का परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, आपको बताना है जब किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ होती है तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वस्तु एक साथ मांगी जाती है, जैसे स्कूटर मांगा जाता है तो पेट्रोल उसके साथ मांगा जाएगा, जूते मांगे जाएंगे तो उसके साथ मोजे मांगे जाएंगे, ठीक है ना, गेंद मांगी जाएगी तो बल्ला साथ मांगा जाएगा। ये संयुक्त मांग होती है। दूसरी है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग इस प्रकार की मांग होती है जो स्वतः उत्पन्न हो जाती है किसी दूसरे के कारण। जैसे मांग तो हो रही है भवन निर्माण की, लेकिन बाजार में जाके मांग की जाती है सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, लोहा चाहिए, पत्थर चाहिए, तो डिमांड किसी और की होती है, मांगी कोई और चीज़ जाती है। डिमांड तो चाय की होती है, मांगा दूध जाता है। डिमांड तो चाय की होती है, मांगा अदरक जाता है। इस प्रकार की व्युत्पन्न मांग होती है। कार की मांग बढ़ने पर कार के निर्माण में प्रयोग आने वाली वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जैसे इसके लिए मैंने आपको स्पष्ट बताया कि भवन निर्माण की मांग बढ़ेगी तो उसके साथ सीमेंट की मांग बढ़ेगी, उसके साथ पत्थर की मांग बढ़ेगी, लोहे की मांग बढ़ेगी। ये सारी मांगें जो बढ़ी जाती है ये सब व्युत्पन्न मांग में आती है। फिर होती है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग इस प्रकार की मांग होती है जो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, जो एक व्यक्ति मांग नहीं करता बल्कि सभी की सामूहिक मांग होती है। जैसे बिजली बनाना, पानी की व्यवस्था करना, सड़क निर्माण करना, रेल की व्यवस्था, बस की व्यवस्था, ये सब सारी सामूहिक मांग में आती है, जिसमें व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है समूह का होता है। उसके बाद लास्ट है गिफिन वस्तुएं, घटिया वस्तुएं। ये इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय के विपरीत दिशा में चलती है। इनको गिफिन का विरोधाभास भी कहते हैं। इनको गिफिन का विरोधाभास भी कहते हैं। गिफिन के विरोधाभास के अंतर्गत एक्स वस्तु की मांग इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि घटिया है, तो घटिया वस्तुओं की मांग आय के विपरीत दिशा में चलती है। अगर आपकी आय ज़्यादा होगी तो गिफिन वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। कैसे, मैं एक उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे कपड़े हैं, बहुत से कपड़े शोरूम्स में मिलते हैं, बहुत से कपड़े मार्केट में लाके हम टेलर से सिलवाते हैं, और एक घटिया वस्तु है, घटिया कपड़े होते हैं जो सेकंड होते हैं। सेकंड का मतलब पहले किसी के पहने हुए होते हैं, वो लोग फिर फेंक देते हैं। उन कपड़ों को सड़क के ऊपर बेचा जाता है, और बहुत से बिल्कुल गरीब लोग जो होते हैं, जो डेली वेजेज पे काम करते हैं, वो उस तरह के घटिया कपड़े खरीदते हैं। तो उन जो बिल्कुल घटिया तरह के कपड़े हैं जो सड़क के ऊपर, ठेलों के ऊपर जो बेचे जाते हैं, उनकी मांग कब बढ़ेगी? तो उनकी मांग जब बढ़ेगी जब व्यक्ति की आय घट जाएगी तो उनकी मांग बढ़ जाएगी। व्यक्ति की आय जैसे ही बढ़ जाएगी उन वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। इसे गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। घटिया और निकृष्ट वस्तुओं के कंसर्न में है, जब व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो ऐसी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, जैसे ही व्यक्ति की आय कम हो जाती है ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने मांग के प्रकार को देखा है। आगे इसी को कंटिन्यू कल करेंगे। धन्यवाद।